तो इस लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमने बात कर ली, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई तो देता नहीं है, महसूस हो सकता है। वो भी उसे होगा जिसमें चार्ज होगा, जो इंसुलेटर होगा उसमें कैसे होगा। तो फील्ड को कैसे रियलाइज करें, तो हमने एक कंसेप्ट सोचा। अब हम उस पर बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण बात है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई ये हुआ क्या। एक बात सोचिए, यहां पर एक चार्ज रखा है आपने, क्यों? तो जाहिर सी बात है चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, माना है पॉजिटिव चार्ज ही है। अब आप यहां पर ले आए एक +1 कूलम, ये भी पॉजिटिव है तो इस पर रिपल्सन लगेगा। माना ये यहां से भागा फिर, और ये इस पाथ पे गया। मान लो ऐसा होगा नहीं एग्जैक्टली, तो ये जिस पाथ पे गया हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्चुअली यही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइनें थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइनों की मदद से दिखाया जाएगा। लाइनें काल्पनिक है लेकिन लॉजिकली जस्टिफाइड। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? अरे भाई एक बात बताओ, आप लोग जियोग्राफी पढ़ते समय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ते हो, क्या वास्तव में वो लाइनें हैं? नो सर। लाइनें ऐसी है नहीं, लेकिन ऐसा मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। इससे आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट हो जाती है, आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। तभी तो जीपीएस काम करता है। जीपीएस तो 3 कंसेप्ट पे करता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। लेकिन चलो ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भले ही वो काल्पनिक लाइनें हैं, लेकिन वो लॉजिकली जस्टिफाइड है। पूरा जीपीएस दुनिया का नक्शा बताते हुए रहता है। कहीं भी आप जाइए आपको एड्रेस की दिक्कत नहीं आती। तो ये कैसे होता होगा? भले ही वो लाइनें काल्पनिक हो लेकिन जस्टिफाइड है। मैं समझा पाया? यस सर। अच्छा, आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते रहते हैं, ऐसी कोई लाइनें एक्चुअल में है कहीं? लेकिन लॉजिकली जस्टिफाइड है, इस आधार पर आप पूरी कैलकुलेशन कर डालते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लाइनें होंगी। क्या होंगी? लाइनें होंगी। हमें उन लाइनों के बारे में पढ़ना है, तो उनको फ्लक्स लाइंस भी कहेंगे बाद में हम लोग। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए जो लाइनें बनाएंगे हम लोग, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी। तो वो किस तरह की होंगी और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, हम लोग इन पे बातचीत करते हैं। मतलब अगर ये चार्ज जो 1 कूलम मैंने रखा है, इसको मूव करने की आजादी होती तो जिस लाइन पे चलता वो आपके पास वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन होती। सोचो। तो डेफिनेशन लिखिए प्लीज, अगर समझ पाए हो तो। फिर एक बार फिर समझाएंगे। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is the path, is the path along which a unit positive charge, a unit positive charge would move, would move का मतलब मूव करता, अगर वो मूव करने के लिए फ्री होता, इफ इट इज फ्री टू डू सो, इफ इट इज फ्री टू डू सो। अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है तो वो जिस पाथ में मूव करता वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है? यस सर। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है बच्चों और कर्व भी हो सकती है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा हमने, नई लाइन से लिखिए।
these lines of force may be straight or cut. अब बड़ी परेशानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो स्ट्रेट डायरेक्शन आती है। जिस समय कोई आपके पास, जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों इससे बाहर को सीधे स्ट्रेट लाइन आएंगी, ये स्ट्रेट फील्ड लाइन से, इनसे पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सीधी लाइनें हैं बाहर को, क्लियर हुआ? आउटवर्ड। अरे भाई ये समझ में आया? यस सर। अगर ये -2 है सर इनवर्ड। तो इनवर्ड, वेरी गुड। तो हम ऐसा बना देंगे, 2-4 लाइनें। तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो स्ट्रेट है। दिक्कत आएगी क्राउड में। क्राउड तब होंगे बच्चों जब 8+ और 8- एक साथ आसपास रखे जाए। ध्यान से देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है और ये बहुत नजदीक है। आप कहेंगे वो तो पहले वाले भी थे, पहले वाले तो 2 डिफरेंट केसेस थे, ये तो आप इनको समझिए, ये डिफरेंट केसेस हैं अलग अलग। अब मैं 2 चार्जेस को काफी नजदीक रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो प्लस वाले से बाहर को निकलेंगी और माइनस वाले की तरफ आएंगे, तो वो ऐसा होगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। कुछ बाहर को भी निकल सकती, इधर को, और इसमें भी कुछ ऐसे और कहीं से आ सकती हैं। ये समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ, 8+ और 8- आसपास रख दिया तो ऐसा बन जाता है। इसका मतलब समझिए, किसी भी लाइन पर अगर आप छोटा सा चार्ज रखते, माना +2 के पास रखते, तो +2 से भागता ना दूर। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी लाइन, +2 के पास एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले आओ, तो +2 उसको रिपेल करेगा या नहीं? दोनों सेम है। यस सर। और -2 अट्रैक्ट करेगा, तो वो किधर को आएगा? +2 से -2 ना। हाँ तो सर। वो इन्हीं लाइनों के थ्रू आता, फिर मतलब ऐसे आता, सीधे नहीं आ पाएगा। तो जिस लाइन के थ्रू आता, हाँ अगर बीचों बीच पर रखा है ऐसे, यहाँ भी बना सकते हैं एक लाइन, तो सीधे आ जाता। लेकिन बाकी जो होता तो टेढ़ा इन लाइन आता। तो सोचो जिस पाथ को फॉलो करता, दैट इज लाइन। बहुत ज्यादा बना के कोई फायदा नहीं, उलझ जा रहा है बस होगी। आपने कहा अच्छा जी, तो ये लाइनें हैं, आपने 8 से ज्यादा चार्ज ले लिया तो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, 8 सिंगल चार्ज लिया तो स्ट्रेट लाइनें थी। क्या ये बात समझ में आई? अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज ले लें, मान लो दोनों +2 ले लें आप, अब क्या होगा? तो दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है ना? हाँ मतलब इधर यस। हाँ, तो दूसरे की तरफ तो जाने नहीं देगा वो। ऐसा कुछ बना लेते हैं, इधर को कम ही आएंगी लाइन है, बाकी 2-3 ऐसे, 2-3 ऐसे आपस में कहाँ मिलेंगे, बाकी लाइनें इधर को चले जाएंगे। ये आइडिया ठीक है इतना? यस सर। अच्छा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप ये कहोगे सर फिर डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे हम? ये कोई लाइन है, देखिए प्लीज, ये मैंने टेढ़ी सी लाइन ले ली है, कोई कर्व ले लिया, ये मैंने लिख दिया इसको, ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। आपने कहा सर हमें ना पी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो बच्चों पी पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे? तो tangent सॉरी। तो वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं ई के ऊपर, तो ई पर ये डायरेक्शन होगी। इसका मतलब यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन भी अलग अलग हो जाएगी, तो फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है ना बच्चों। फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलती तो वो स्ट्रेट लाइन में हो जाता है। अरे भाई स्ट्रेट लाइन की कोई दूसरी डायरेक्शन थोड़ी होती है, कर्व्ड लाइन की yes डायरेक्शन बदलती रहती है। तो अगर कर्व्ड लाइन पे चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है, मतलब वेरी कर रही है डायरेक्शन। तो कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है तो क्या करना हुआ उस पॉइंट पर? sir tangent हाँ बिल्कुल। तो यहां तक पूरी बातें क्लियर हो गई? yes sir तो चलो बच्चों फिर अब इसकी प्रॉपर्टीज लेते हैं, हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनके बारे में तो आपने ड्रॉ किया, ये पॉजिटिव से बाहर को निकलती है, बल्कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही होती है, ठीक है ना? yes sir तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए, आपने हेडिंग डाल दिया होगा, yes sir प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सॉरी। पहला लिखिएगा बच्चों, ये हर एक फील्ड के साथ होगा, मैग्नेटिक के साथ भी होगा बाद में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी आएंगे, ग्रेविटेशन में भी सोचा जा सकता है, लेकिन वहां एक ही टाइप का चार्ज होता है, मास एक ही टाइप का हुआ, तो उसमें लाइनों का स्ट्रक्चर नॉर्मली हम बताते नहीं है, फिर कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में क्या है? इलेक्ट्रिक में प्लस माइनस है, मैग्नेटिक में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वो भी अपोजिट टाइप के होते हैं, तो वहां अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों है, तो यहाँ जस्टिफाइड है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा प्लीज, द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, start from the positive charge and end at negative charge. आप कहेंगे लेकिन जब 80 चार्ज हो तो ठीक है, हमने एक तरफ से बना दिया और हमने लाइनें ये बता दी थी ये जा रही है, कहाँ जा रही है ये थोड़ी बताया था हमने, तो ठीक है जहां नेगेटिव मिलेगा वहां ही हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? yes sir बच्चों जैसे कोई कंडक्टर है आपके पास, कोई ऐसे देखिए, ये पीस है मेटल का, तो इस पे चार्ज है, तो कंडक्टर हुआ, तो इससे बाहर को निकलेंगे लाइंस, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई अस्तित्व नहीं है। आप कंडक्टर जो है जिसके चार्ज है
वो कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मानते। लिखिए प्लीज इस बात को, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always zero, is always। हम इसे प्रूव करेंगे एक स्पेरिकल उसके लिए बाद में। ये गोला है ना, ये मेटल का बना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसे साबित करें। और ये बड़ा जबरदस्त है बच्चों। माइकल फैराडे ने जब इस बात को थ्योरेटिकली किया तो उसने कहा एक्सपेरिमेंटली भी होना चाहिए। उसने ऐसा बड़ा गोला बनाया, इसमें एक बड़ा सा टेबल जैसी रखवाई, स्टूल से बड़ा समझ लो, उसमें वो खुद बैठ गया यहाँ पर। और लकड़ी का स्टूल रख दिया अंदर, मेटल का बहुत बड़ा है, अंदर से लकड़ी का स्टूल, उसके ऊपर खुद बैठा है। तो खुद अंदर तो बैठा है लेकिन खुद टच नहीं कर रहा है हाँ गोले को कहीं भी। ये बात समझ में आई? यस सर। इसमें 440 वोल्ट का करंट दे दिया। 440 वोल्ट का मतलब समझते हो, जो मेन लाइन होती है बाहर बड़े खंबे में, इतना बड़ा करंट दे दिया इसमें। उसने ये दिखाना चाहा कि ये बात बिल्कुल सही है जो हम कह रहे हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होती है। उसके जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा सर हम ऐसा करते हैं किसी और को बैठा देते हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आप क्यों बैठ रहे हो? तो उसने कहा भाई अगर थ्योरी सही है तो मुझे भरोसा होना चाहिए खुद पे, मैं दूसरे की जान खतरे में क्यों डालूं, मैं खुद बैठूंगा। वो बैठ गया, उसने कहा लगाओ, उसे पता ही नहीं लगा अंदर क्या हुआ। तो 2-3 मिनट बैठा रहा। 440 वोल्ट में 2-3 मिनट बैठे रहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर नॉर्मल लट जाए तो 2-3 मिनट क्या बहुत पहले डेथ हो जाएगी। और वो वैसे ही आया, उसे पता ही नहीं लगा कुछ भी। तो ये साबित हुआ, समझ में आया? यस सर। हाँ बच्चों, 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में अगर सबसे महान थ्योरेटिकल सॉरी एक्सपेरिमेंटल साइंस फिजिसिस्ट अगर आप ढूंढेंगे तो उनमें से महानतम लोगों में एक माइकल फैराडे भी आएंगे। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, जिनकी थ्योरी पे नहीं एक्सपेरिमेंटल वर्क किया जाता, बहुत शानदार। इसीलिए कहा यह जाता है, आप कभी अगर बहुत ज्यादा थंडरिंग हो रही है और आप कार में बैठे हुए हैं, आप कार में हैं, तो आप शीशे बंद कर लीजिए, आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। क्योंकि ये नॉर्मली इंसुलेट नहीं है, ये कंडक्टिंग बॉडी है। टायर्स में भी इस तरह की चीजें लगी होती हैं कि वहां से करंट अगर आ भी जाए तो वो जमीन पे चले जाए, अर्थिंग हो जाए। तो कार के अंदर शीशे बंद होने के बाद, हाँ ध्यान रखिएगा, शीशा खुला नहीं, अगर शीशे बंद हैं तो आप बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि वो भी ऐसे एक कंडक्टर हो जाता है बाहर से। तो गाड़ी के अंदर सुरक्षित है, टू व्हीलर में सुरक्षित नहीं है आप, बिजली थंडरिंग में गिर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। तो हम इसे प्रूव भी करेंगे लेकिन इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास, नहीं ये तो लिख दिया, तो डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर हो गया उसके अंदर। चलो लिख लो इस पॉइंट को भी। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। Next point. The lines of force due to a charge don't intersect each other. ये बहुत शानदार लाइन है, don't intersect each other। मतलब
किसी एक चार्ज की वजह से जो लाइनें बनी होती है वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जा रही है, देखिएगा प्लीज, ऐसे, तो ये आपस में नहीं काटेंगे। लेकिन कोई दूसरा चार्ज है तब तो काट ही सकती है। एट चार्ज की वजह से जो है एट सिस्टम में, उसकी वजह से लाइनें नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी बच्चों? देखिए प्लीज, अगर कभी दो लाइनें ऐसे एक ही चार्ज की वजह से काट देंगी तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगी, एक तो इधर के हिसाब से, आप फिर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और फिर इसके हिसाब से फिर आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। एक ही जगह पर दो डायरेक्शन, क्या वेक्टर की एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नो सर। फिर वो वेक्टर कैसे हुआ? उससे तो यूनिट होनी चाहिए थी डायरेक्शन। तो कभी भी ये सवाल वाइवा में बहुत पूछा जाता है बच्चों, 12th में, कि अच्छा चार्ज लाइन जो होते हैं वो आपस में काटती क्यों नहीं है? तो आप क्या जवाब देंगे? सर क्योंकि अगर वो काटेंगी तो एक वेक्टर के दो डायरेक्शन हो जाएंगे एक ही हाँ, बार में। इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगी, या दो, मतलब दो काट रहे हैं तो दो, तीन काटेंगे तो तीन टेंजेंट हो जाएंगी, फिर डायरेक्शन भी तो उतनी हो जाएंगी। लेकिन क्या वेक्टर की इतनी डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक हमेशा आपस की जो लाइनें होंगी वो आपस में नहीं काटेंगी एक दूसरे। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अगर कहीं पर, ध्यान दीजिएगा, लाइनें क्लोज है, देखिए ये देखिए, लाइनें काफी क्लोज है और कहीं पर ऐसे ही है, तो ये बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ वीक है। लाइनों का जो गैप है ना, लाइनें जितनी ज्यादा क्लोज होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अब आप ये समझिएगा, लाइनें अगर आप इधर को कर रहे थे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, दूर जाएंगे कमजोर होता जाएगा या नहीं? तो गैप भी तो बढ़ रहा है लाइनों के बीच में। तो प्लीज नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द रिलेटिव क्लोजनेस of lines of force, the relative closeness of lines of force in different regions gives uh, the idea of relative strength, idea of relative strength of electric field, of electric field. तो ये तो जनरल लाइन हो गई, इसमें नीचे थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर देना चाहिए ना हमने। आप नीचे लिखिए प्लीज, इफ लाइन्स आर क्लोजर इट मीन्स, क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, field is stronger and vice versa लिख दो, हो गया। उल्टा भी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो लाइनें क्लोज में है, और उल्टा इसलिए भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कमजोर है तो लाइनें दूर दूर होंगी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना आप लोगों को? कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, तो फिर अब इसको इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सीखेंगे। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण चीज है।
तो अभी इतना रोकते हैं, हम लोग अब जुड़ेंगे। 6 6 हो रहा है, 6:10 पे जुड़ते हैं।